दोस्तों, हम सबको भूत प्रेत से डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है। शमशान घाट के पास से गुजरने में हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपका डिनर यानी रात का खाना तभी मिलेगा जब आप किसी लाश के साथ सफर करेंगे। एक लड़का था बैंगलोर की सड़कों पर, जिसके लिए लाश डर नहीं थी, लाश रोजी रोटी थी। वो रात के 2 बजे सुनसान सड़कों पर डेड बॉडी वैन चलाता था। पीछे एक ठंडी लाश और आगे वो अकेला ड्राइवर। वो उस लाश के बगल में बैठकर अपना टिफिन खाता था, क्योंकि उसे मौत से डर नहीं लगता था, उसे भूख से डर लगता था। वो लड़का जो कभी शादियों में बिन बुलाए मेहमान बनकर घुसता था ताकि बचा कुचा खाना खा सके, आज वो प्रवासी कैब्स का मैनेजिंग डायरेक्टर है। आज वो 40 करोड़ की कंपनी चलाता है और 1000+ गाड़ियों का मालिक है। उनका नाम है रेणुका आराध्या। आइए देखते हैं जीरो से हीरो बनने की सबसे रॉ और रियल कहानी। चैप्टर 1, द बेगर प्रीस्ट, 1975 टू 1985। द भिक्षा कहानी शुरू होती है बैंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपासंद्रा में। रेणुका का जन्म एक पुजारी के घर हुआ था। सुनने में पुजारी शब्द बड़ा लगता है, लेकिन उनके पिता किसी बड़े मंदिर के पुजारी नहीं थे। वो एक छोटे से गांव के मंदिर की साफ सफाई करते थे। उनकी इनकम क्या थी? सिर्फ वही सिक्के जो लोग दान पेटी में डालते थे या जो अनाज यानी ग्रेन्स लोग देते थे। रेणुका आराध्या का बचपन खिलौनों के साथ नहीं बीता। उनका बचपन झोले के साथ बीता। सुबह होते ही पिताजी उन्हें एक झोला पकड़ा देते थे। पिता और बेटा गांव में घर घर जाते, दरवाजा खटखटाते और कहते, भवती भिक्षम देही, माँ भिक्षा दो। कभी कोई चावल देता, कभी कोई रागी का आटा देता और कभी कोई दरवाजा बंद कर लेता। सोचिए उस 7-8 साल के बच्चे की साइकोलॉजी। जब उसके दोस्त स्कूल जा रहे होते थे, वो हाथ फैला रहा होता था। गांव के लोग उन्हें पुजारी कम और भिखारी ज्यादा समझते थे। रेणुका को बचपन में ही समझ आ गया था कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसे वालों की होती है। चैप्टर 2, द सर्वेंट एंड द काउ, 1985 टू 1990। द डोमेस्टिक हेल्प। जब रेणुका थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने कहा, भीख से अब घर नहीं चल रहा, तुम्हें काम करना होगा। उन्हें पढ़ाई करने का शौक था, लेकिन पेट की आग बुझाना जरूरी था। उन्हें एक अमीर घर में नौकर यानी डोमेस्टिक हेल्प रख दिया गया। काम सुनिए, सुबह 5 बजे उठना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना और सबसे बड़ा काम, गाय की सेवा करना, उन्हें नहलाना, उनका गोबर उठाना। रेणुका वहां सालों तक काम करते रहे। बदले में उन्हें क्या मिलता था? 2 वक्त का खाना और स्कूल जाने की इजाज़त। वो स्कूल में बैठते थे, लेकिन उनके हाथों से गोबर की बदबू नहीं जाती थी। वो क्लास में सबसे पीछे बैठते थे। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें खा रहा था कि क्या मैं पूरी जिंदगी दूसरों का गोबर उठाने के लिए पैदा हुआ हूँ। क्लास 10th में उनके सर से पिता का साया उठ गया। पिता की मौत हो गई। घर में माँ और भाई बहन थे। जिम्मेदारी अब रेणुका पर आ गई। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो स्टूडेंट नहीं थे, वो ऑफिशियली एक मजदूर बन गए थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांव छोड़ देंगे और शहर यानी बैंगलोर जाएंगे। चैप्टर 3, द वेडिंग क्रैशर, सर्वाइवल इन द सिटी। बैंगलोर आकर उन्हें असली भूख का एहसास हुआ। काम मिल नहीं रहा था, जेब में पैसे नहीं थे, सोने के लिए फुटपाथ या मंदिर का चबूतरा था, लेकिन खाने के लिए? रेणुका ने जिंदा रहने के लिए एक ट्रिक निकाली। वो देखते थे कि शहर में कहाँ शादी हो रही है। वो अपने झोले में से अपने सबसे अच्छे कपड़े, जो एक सफ़ेद शर्ट और पैंट थी, निकालते, फेस धोते, बाल बनाते और भीड़ में घुस जाते। लड़के वाले सोचते कि ये लड़के का दोस्त है, लड़के वाले सोचते कि ये लड़की का रिश्तेदार है। रेणुका प्लेट उठाते और पेट भर खाना खाते। ये सुनने में शायद किसी कॉमेडी मूवी का सीन लगे, लेकिन सोचिए उस इंसान की मजबूरी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारकर दर दर के खाना खाना कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। कई बार वो पकड़े भी गए। केटरर्स ने उन्हें धक्के मारकर निकाला, गालियां दी। मुफ्त का खाना खाने आ जाते हैं भिखारी कहीं के। रेणुका वो बेइज्जती पीते गए, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना था। चैप्टर 4, द प्लास्टिक फैक्ट्री एंड द स्किन रॉट। आखिरकार उन्हें एक काम मिला, अडिगाज यानी एक स्वीट शॉप में सफाई का। फिर उन्हें एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम मिला। काम था रिसाइकलिंग मशीन में गंदा कचरा प्लास्टिक डालना, केमिकल्स, धुआं, बदबू। वहां कोई सेफ्टी गियर नहीं था। रेणुका अपने नंगे हाथों से केमिकल्स हैंडल करते थे। कुछ महीनों में उन्हें सिवियर स्किन इन्फेक्शन यानी चर्म रोग हो गया। उनके हाथ और पैर में फोड़े पड़ गए, खाल निकलने लगी। दर्द इतना होता था कि वो रात को सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा तो तुम्हारे हाथ काटने पड़ेंगे, इन्फेक्शन हड्डियों तक जा रहा है। रेणुका ने वो काम छोड़ दिया। फिर वो कुली बनी।
रेलवे स्टेशन पर लोगों के भारी बैग उठाए, फिर गार्डनर बने, फिर सिक्योरिटी गार्ड बने। वो काम कर रहे थे जो सोसाइटी छोटा मानती है, लेकिन उनके अंदर एक जिद थी। मुझे वापस गांव नहीं जाना, मुझे हार नहीं माननी। चैप्टर 5, द ड्राइवर ऑफ द डेड, द हर्स वैन। अब कहानी का सबसे डार्क फेज आता है। रेणुका ने ड्राइविंग सीखी। उन्हें लगा ड्राइवर बनने में पैसा है, लेकिन नए ड्राइवर को, जिसके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई अपनी कार नहीं देता। उन्हें एक ही काम मिला जो कोई और ड्राइवर नहीं करना चाहता था, हर्स वैन यानी लाश ले जाने वाली गाड़ी चलाना। इमेजिन कीजिए रात के 2 बजे, हॉस्पिटल का मॉर्ग। एक लाश को वैन में लोड किया जाता है। रेणुका स्टीयरिंग पर बैठते हैं। गाड़ी में पीछे सन्नाटा है। सिर्फ एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई लाश है। रास्ता सुनसान है। शुरू में रेणुका को बहुत डर लगता था। हाथ कांपते थे। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे कि कहीं लाश उठ तो नहीं गई। हवा से अगर चादर हिलती तो उनकी सांसें रुक जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लाशों से डर लगना बंद हो गया। उन्होंने एक नई फिलॉसफी सीखी। जिंदा इंसान खतरनाक होते हैं, मुर्दे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। मुर्दे तो बस शांति से लेटे रहते हैं। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता था। दूसरे शहर लाश ले जानी होती थी। रास्ते में जब रेणुका ढाबे पर रुकते खाना खाने, तो लोग उन्हें घूर कर देखते थे। कोई उनके साथ बैठना नहीं चाहता था। कई बार वो वैन के अंदर ही लाश के पास बैठकर अपना टिफिन खाते थे। इस एक्सपीरियंस ने उनका फियर ऑफ फेलियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब आपने मौत को इतने करीब से देख लिया हो, तो बिजनेस का लॉस या लोगों के ताने आपको डरा नहीं सकते। चैप्टर 6, द कोकोनट एक्सपेरिमेंट, 1998। डेड बॉडी वैन चलाते हुए उन्होंने थोड़े पैसे बचाए। उन्होंने सोचा, मुझे खुद का कुछ करना है। उन्होंने ड्राइवर की नौकरी के साथ साथ नारियल यानी कोकोनट बेचना शुरू किया। वो सुबह मंडी से नारियल लाते और सड़क किनारे बेचते। ये उनका पहला बिजनेस था। यहाँ उन्होंने सेल सीखी, नेगोशिएशन सीखा। उन्होंने शादी कर ली थी, पत्नी भी मदद करती थी। लेकिन बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे, अपना पीएफ का पैसा निकाला और एक सेकेंड हैंड टाटा इंडिका कार खरीदी। अब वो ड्राइवर नहीं थे, वो ओनर ड्राइवर थे। उन्होंने उस कार को कॉल सेंटर्स और कंपनीज में लगाया। वो दिन रात गाड़ी चलाते थे। 24 घंटे में से 20 घंटे ड्राइविंग, 4 घंटे नींद, वो भी गाड़ी में पीछे वाली सीट पर। उन्होंने देखा कि बैंगलोर में आईटी बूम आ रहा है, फॉरेन टूरिस्ट्स आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा है अगर ढंग से किया जाए तो। द बर्थ ऑफ प्रवासी कैब्स, 2000। रेणुका ने एक नई कंपनी रजिस्टर की, प्रवासी कैब्स। शुरू में सिर्फ उनकी अपनी गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि मार्केट में ड्राइवर्स की कमी है और एजेंसीज अनप्रोफेशनल हैं। ड्राइवर लेट आते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, बदतमीजी करते हैं। रेणुका ने सोचा, मैं इस गैप को फिल करूंगा। उन्होंने दूसरे ड्राइवर्स को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने ड्राइवर्स को ग्रूमिंग सिखाई। रोज नहाना है, साफ शर्ट पहननी है, कस्टमर के लगेज को हाथ लगाना है, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोलना है। ये छोटी छोटी चीज़ें गेम चेंजर बन गई। अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने नोटिस किया, ये बंदा अलग है, इसकी सर्विस प्रीमियम है। रेणुका को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। एक गाड़ी से 10, 10 से 50, 50 से 100। सब कुछ सही जा रहा था, तभी मार्केट में एक तूफान आया, ओला और ऊबर। इन टेक जायंट्स के आने से सब कुछ खत्म होने वाला था। चैप्टर 7, द वॉर ऑफ व्हील्स, द पिवट। दोस्तों, 2010 के बाद इंडियन ट्रांसपोर्ट मार्केट में एक भूचाल आया, ओला और ऊबर। ये सिर्फ कंपनीज नहीं थी, ये मॉन्स्टर्स थे। इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन फंडिंग थी। ये कस्टमर्स को हेवी डिस्काउंट्स दे रहे थे और ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स। पहली राइड फ्री, रेफर करो पैसे कमाओ। छोटी टैक्सी एजेंसीज जिन्होंने सालों मेहनत की थी, वो मक्खी की तरह साफ हो गई। रेणुका आराध्या की कंपनी प्रवासी कैब्स भी खतरे में थी। उनके ड्राइवर्स उन्हें छोड़कर ओला ऊबर ज्वाइन कर रहे थे। उनके फ्रेंड्स ने कहा, रेणुका दुकान बंद कर दो, इन तकनीक वालों से तुम नहीं लड़ पाओगे। तुम्हारे पास ऐप नहीं है, एल्गोरिथम नहीं है और ना ही सॉफ्ट बैंक का पैसा है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता तो डर जाता, लेकिन रेणुका आराध्या ने मौत को करीब से देखा था। उन्हें लॉस से डर नहीं लगता था। उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि ओला और ऊबर B2C हैं, वो आम पब्लिक के लिए हैं। वहाँ रिलायबिलिटी कम है, ड्राइवर राइड कैंसिल कर देता है, सर्च प्राइसिंग लगती है। द मास्टर स्ट्रोक, B2B। रेणुका ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने देखा कि बड़ी कॉर्पोरेट्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, ओरेकल को अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस लाने और छोड़ने के लिए गाड़ियाँ चाहिए। इन कंपनीज को डिस्काउंट नहीं चाहिए था, इन्हें ट्रस्ट चाहिए था।
उन्हें चाहिए था कि अगर शिफ्ट 8 बजे खत्म हो तो गाड़ी 8 बजे गेट पर खड़ी हो। सेफ्टी चाहिए थी, खासकर महिला एम्प्लॉयज़ के लिए। रेणुका ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। उन्होंने डिसाइड किया, मैं ओला से कम्पीट नहीं करूंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां ओला नहीं जा सकता। उन्होंने कंपनीज के दरवाजे खटखटाए, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, मेरे ड्राइवर्स बैकग्राउंड वेरीफाइड हैं, मैंने खुद उन्हें ट्रेन किया है, मेरी गाड़ी कभी लेट नहीं होगी, अगर गलती हुई तो मैं ओनर जिम्मेदार हूं। ये ओनरशिप कॉर्पोरेट्स को पसंद आई। जहां ऐप बेस्ड ड्राइवर्स कैंसिल कर देते थे, रेणुका की गाड़ी वक्त पर पहुंचती थी। रिजल्ट, अमेज़ॉन ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया, वॉलमार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। धीरे धीरे बड़ी आईटी कंपनीज लाइन लगाने लगी। रेणुका आराध्या, जो कभी शादियों में चोरी छुपे खाना खाते थे, अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के लॉजिस्टिक्स पार्टनर बन गए थे। दी एक्विजिशंस, बाइंग द कंपटीशन। लेकिन रेणुका को सिर्फ सर्वाइवल नहीं चाहिए था, उन्हें डोमिनेंस चाहिए थी। जब बाकी टैक्सी कंपनीज डूब रही थीं, रेणुका ने उन्हें खरीदना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पुरानी कंपनीज जैसे सिटी सफारी स्ट्रगल कर रही हैं। रेणुका ने उनके ओनर्स से बात की, उनकी गाड़ियां और ड्राइवर्स अपने अंडर ले लिए। एक भिखारी जो 1 रुपए के लिए हाथ फैलाता था, अब करोड़ की डील साइन कर रहा था। आज उनके पास 1000 से ज्यादा गाड़ियां हैं, बस, टेम्पो ट्रैवलर्स, लग्जरी कार्स। उनका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा है। वो आदमी जो कभी पैदल चलता था क्योंकि बस के पैसे नहीं थे, आज वो हर साल नई मर्सिडीज और जैगवार खरीदता है। सिर्फ शौक के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि वो कहां तक आ गया है। चैप्टर 8, द रिटर्न ऑफ द किंग, द फुल सर्कल। द विलेज विजिट। पैसा आ गया, पावर आ गई। लेकिन रेणुका आराध्या की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनका बैंक बैलेंस नहीं, उनका दिल है। आपको याद है वो गांव, गोपसंद्रा, जहां उनके पिता मंदिर में झाड़ू लगाते थे और भीख मांगते थे, जहां लोग उन्हें पुजारी का भिखारी बेटा कहते थे, जहां से वो भूखे पेट भागे थे। रेणुका वापस उसी गांव गए, लेकिन इस बार पैदल नहीं, अपनी चमचमाती हुई लग्जरी कार में। ड्राइवर दरवाजा खोल रहा था। गांव वाले देखकर दंग रह गए। ये वही रेणुका है। रेणुका सीधा उस मंदिर में गए जहां उनके पिता काम करते थे। उन्होंने वहां मत्था टेका। उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने गांव के स्कूल को अडॉप्ट किया। जिन्होंने उन्हें बचपन में दुत्कारा था, आज रेणुका उन्हीं लोगों के बच्चों की स्कूल फीस भर रहे हैं। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है बड़ा बन जाना। द हायरिंग फिलॉसफी। उन्होंने अपनी कंपनी में एक रूल बनाया है। वो ज़्यादातर उन लोगों को नौकरी देते हैं जो अनएजुकेटेड हैं, गरीब हैं या गांव से आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब पेट में भूख होती है तो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। वो अपने ड्राइवर्स के साथ आज भी ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं। वो उन्हें ड्राइवर नहीं, पार्टनर मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज मालिक हूं, लेकिन मेरे अंदर का वो कूली, वो गार्डनर और वो हेयर स्वैन ड्राइवर आज भी जिंदा है। जिस दिन मैं वो भूल गया, मैं खत्म हो जाऊंगा। आज रेणुका आराध्या स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर बन गए हैं। वो नए एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग देते हैं। वो कहते हैं, मैंने भीख मांगी है इसलिए मुझे देने की कीमत पता है। कंक्लूजन, द मिरर ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, रेणुका आराध्या की कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। ये हमें 3 सबसे बड़े लेसन सिखाती है। कोई काम छोटा नहीं होता। अगर रेणुका ने यह सोचा होता कि मैं पंडित का बेटा हूं, मैं लाश की गाड़ी कैसे चलाऊंगा, मैं गोबर कैसे उठाऊंगा, तो आज वो यहीं होते। उन्होंने हर काम को इज्जत दी, इसलिए आज काम उन्हें इज्जत दे रहा है। फियर इज अ चॉइस। उन्होंने मौत को फेस किया, इसलिए वो लाइफ से नहीं डरे। जब आप अपने सबसे बड़े डर, भूख या मौत का सामना कर लेते हैं, तो बाकी सब कुछ आसान लगने लगता है। योर पास्ट इज नॉट योर फ्यूचर। आपका बाप कौन था इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन बनना चाहते हो इससे फर्क पड़ता है। भीख मांगने वाला हाथ भी देने वाला हाथ बन सकता है। तो अगर आज आपकी जेब खाली है, अगर लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो डरना मत। याद रखना, बैंगलोर की सड़कों पर एक आदमी घूमता है जो कभी लाशों के साथ सोता था और आज वो बादशाह है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं। उठो, लड़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।